नमस्कार, यह है 5 की बात। मैं हूं नगमा। क्या राजस्थान का संकट अब दिल्ली में सुलझेगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर बाद दिल्ली पहुंच रहे हैं और ये उस बगावत के बाद पहली बार है जो जयपुर में रविवार की रात को देखी गई। केंद्र से पर्यवेक्षक वहां पे सीएलपी के लिए गए थे, लेकिन गहलोत कैंप के नेताओं ने सीएलपी होने ही नहीं दी और बस भरकर सीपी जोशी के घर इस्तीफे के साथ पहुंच गए। इसके बाद गहलोत के बगावती तेवर को देखते हुए उनके अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब गहलोत दिल्ली पहुंच रहे हैं, यानी सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी। दिल्ली रवानगी से पहले अशोक गहलोत ने अपने करीबी नेताओं के साथ जयपुर में एक बैठक भी की है। इस बैठक में सीपी जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास और डोटासरा शामिल हुए। बैठक के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि गहलोत मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वो पद से इस्तीफा नहीं देंगे। दिल्ली जाकर 102 विधायकों की भावनाओं की जानकारी वो आला कमान को देंगे। गहलोत सरकार के एक और मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी कहा कि गहलोत 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। क्या मुख्यमंत्री रिजाइन करेंगे? मुख्यमंत्री अभी आज कोई रिजाइन नहीं कर रहे हैं। ऐसी रिजाइन की कोई बात हमारी नहीं, मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाएंगे और जब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली की उनकी यात्रा पहले से तय है। ये हमारा एक परिवार है और 102 विधायकों की भावना संगठन को, नेतृत्व को बतानी होगी तो सारी बताएंगे। 102 विधायकों के अभिभावक है वो। पार्टी हाईकमान सुप्रीम है, यहाँ सीएम सुप्रीम है, तीसरी बार मुख्यमंत्री है। 14 साल हो गए मुख्यमंत्री रहते हुए और पूरा अपना टर्म कंप्लीट करेंगे। और ये मुख्यमंत्री जी हम आप सबसे ज्यादा विद्वान है, वो जानते हैं किस तरीके से टैकल करना है किस सिचुएशन को। हाईकमान जो है दिल्ली में वो सुप्रीम है, उनके लिए भी, हमारे लिए, सबके लिए। और इस बीच अध्यक्ष पद के वो उम्मीदवार जिन्होंने शुरू से ही चुनाव लड़ने का इरादा साफ कर दिया, बल्कि वो पहले उम्मीदवार थे जो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपने नामांकन के लिए सामने आए थे, शशि थरूर। उन्होंने एक शायराना ट्वीट करते हुए अभी का हाल बयान किया है। तो शशि थरूर ने ट्वीट करके एक शेर ट्वीट किया है और कहा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरूह सुल्तानपुरी का ये शेर दरअसल ये बयान कर रहा है कि शशि थरूर के से पहले वो पहले उम्मीदवार थे, अकेले उम्मीदवार लग रहे थे जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अध्यक्ष पद की रेस के लिए अब भीड़ बढ़ती जा रही है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह जयपुर से और राजीव रंजन हैं यहाँ पे दिल्ली में मौजूद। हर्षा, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर अब क्या हलचल है? यहाँ काफी सरगर्मियां हैं कि अब गहलोत यहाँ पर आएंगे और इस बगावत के बाद पहली बार है जब शायद उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। उसके पहले उनके खेमे से एक बार फिर बहुत ही एक कड़ा संदेश आया है कि वो पद नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले अपने की एड से मिले थे। उसमें स्पीकर सीपी जोशी शामिल थे, प्रताप सिंह खाचरियावास थे, जिन्होंने आके बोला कि मुख्यमंत्री रिज़ाइन नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे और आगे भी नहीं करेंगे। और साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा भी थे और शांति धारीवाल, महेश जोशी, ये लोग सब थे। महेश जोशी और शांति धारीवाल के खिलाफ खैर अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी नोटिस उनको मिला है, क्योंकि उन्होंने सीएलपी के पहले ही उन पे आरोप है कि उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो एमएलएस को सीएलपी में पहुंचाते। तो ये सब जो घटनाक्रम हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, अब हलचल ये है कि मुख्यमंत्री कब निकलेंगे। हम मुख्यमंत्री के आवास के सामने ही खड़े हैं। प्रताप ने आके बताया था कि 5 साढ़े 5 बजे निकलेंगे, लेकिन फिलहाल कोई हलचल नहीं हुई है और अभी निकलने के कोई संकेत हमको दिख नहीं रहे हैं। क्या टाइम तक निकलेंगे ये देखना आगे है। इस बात से ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट की रेस में शायद शामिल नहीं होंगे और वहाँ जाके वो, जैसे उनके एड्स कह रहे थे कि आप हमारी बात जाके रखो, तो शायद वो बात ये भी रखेंगे जाके कांग्रेस आला कमान के सामने कि वो शायद राजस्थान में ही बने रहें। इससे राजस्थान का जो भविष्य है, कांग्रेस का जो भविष्य है, उस पर एक तरह से संकट और गहरा गया है उनके रहने से। क्योंकि अगर सचिन पायलट जो मुख्यमंत्री के होपफुल थे, उम्मीदवार थे पहले इलेक्शन में भी और अब भी, तो अब वो जो खेमा है, उनका कहना है कि देखिए, आप 1 साल की सोच रहे हैं, आप बहुत
कम मतलब वर्तमान की सोच रहे हैं, आपको भविष्य की सोचनी चाहिए। और भविष्य ये है कि आपको ऐसा आदमी कांग्रेस में तैयार करना चाहिए जो अगला 5 और 10 साल कांग्रेस को जीवित रखे। तो ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं और ये भी है कि अगर राजस्थान में चुनाव होने वाला है तो कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव है उसकी वजह से राजस्थान में जो खाई है, जो डिवीज़न है, जो कैंप्स में डिवीज़न है, लगता है वो अब और गहरा गई है। और कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव करवाने के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती होगी उनको कि राजस्थान में वो कांग्रेस को एकजुट कैसे रख पाएंगे। जी जी, अच्छा, धन्यवाद आपका। ये बिल्कुल बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो राजीव, इधर आपका इंतजार और बढ़ जाएगा। हर्षा बता रही हैं कि अभी तो वहां से, माफ कीजिएगा, अभी तो अशोक गहलोत जो है वो निकले ही नहीं, दिग्विजय सिंह इसलिए क्योंकि वो भी पहुंचने वाले हैं दिल्ली, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन यहाँ पे हलचल है कि पहुंचेंगे अशोक गहलोत और आला कमान से मुलाकात हो सकती है। तो यहाँ आप जहाँ मौजूद है वहां पर किस तरह की आप खबरें सुन रहे हैं? देखिए, फिलहाल मैं बता दूं कि मैं उस जगह मौजूद हूं दिल्ली एयरपोर्ट पर, जहां प्राइवेट जो है एयरप्लेन यहां लैंड करते हैं। ठीक हमारे पीछे जो है स्टेट प्लेन्स उनके आने की बात है, लेकिन अभी तक यहां पर ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन जो दिल्ली जो कांग्रेस से जुड़े हुए सूत्र है वो हमें ये बता रहे हैं कि जो अशोक गहलोत ने जो अपनी सफाई दी है, कहीं न कहीं उससे दिल्ली जो है, खासतौर से आला कमान, वो संतुष्ट होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि वो जयपुर से अगर दिल्ली आ रहे हैं और बात ये है कि उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है, कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात होनी है, यानी कहीं न कहीं जो गतिरोध बना हुआ था उस गतिरोध में कुछ कमी जरूर आया है। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हालांकि हर्षा ये कह रही है कि अब वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के रेस में नहीं बने हुए, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि वो संभवतः अभी भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के रेस में बने हुए हैं। आपको याद होगा कि 3 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई जो जयपुर में, उनमें उस घटनाक्रम में अगर देखें तो अशोक गहलोत को क्लीन चिट दिया गया। और पहली बार जो क्राइसिस जो आया हुआ है जयपुर में, जो क्राइसिस आया हुआ है राजस्थान में, जो पार्टी के अंदर क्राइसिस आया हुआ है, वो दिल्ली आ रहे हैं। और वो कहा यह जा रहा है कि वो कांग्रेस के बहुत वफादार नेता हैं, लगातार उन्होंने कांग्रेस की सेवा की है। तो शायद कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकल आए, लेकिन संभवतः ये भी लगता है कि खाई इतना बढ़ गया है कि जो बीच का रास्ता निकलने की बात है वो कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, इस पर तमाम तरह की जद्दोजहद जारी है। जी, धन्यवाद आपका राजीव। यहाँ पर अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जयपुर से निकले नहीं हैं भी अशोक गहलोत, लेकिन दिल्ली वो आएंगे ऐसा कहा जा रहा है। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अब रशीद किदवई और हेमंत अत्री। रशीद, अशोक गहलोत क्या अभी भी अध्यक्ष पद की रेस में है? नगमा, आपने प्रोग्राम की शुरुआत में जो शशि थरूर का एक शेर जो था उससे शुरुआत की थी, मुझे भी एक शेर ध्यान में आ रहा है। वीडियो कमीशन के प्रेम रागपुरी का ये शेर है कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, मिटाता है पीरो जवां कैसे कैसे। कांग्रेस की जो एक सत्ता की जो रस्साकशी हो रही है उसमें हमें ये बड़े दिलचस्प मोड़ नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत बागी बन जाते हैं, अशोक गहलोत हथियार डालने की तैयारी में है। देखिए, दिल्ली आने का मतलब यह है कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से इक्वल टर्म्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं उनसे लफ्जिश भी है। और यहाँ जो कांग्रेस अध्यक्षा है उनके वकार का मामला है, तो वो उन्हें अपनी माफी तलाफी करनी होगी। और उसके बाद देखिए, बात बिल्कुल साफ है नगमा, जब उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनने का जो प्रस्ताव दिया गया था उस वक्त उन्हें पता था कि वो राजस्थान छोड़ेंगे। इतने वो मासूम और अनजान नहीं है कि तमाम सियासी दांवपेच या राजस्थान की जो राजनीतिक स्थिति है उससे वाकिफ ना हो। अब अगर उनका कोई रीथिंक हो रहा है तो उन्हें वो एक्सप्लेन करेंगे कि साहब हमारे एमएलए चाहते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह नगमा की कांग्रेस के या किसी भी पार्टी के स्ट्रक्चर में ये होता है कि जब कोई चीफ मिनिस्टर रहता है और उसको हटाया जाता है तो उसके जो सक्सेसर, मतलब उसका जो उत्तराधिकारी है, उसमें उसकी राय नहीं होती, उसमें पार्टी लीडरशिप की राय होती है। ये चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उनमें सब राजनीतिक दलों में यही उसूल चलता है। तो इस उसूल को सोनिया गांधी हर कीमत पर कायम रखना चाहेगी। और देखिए क्या होता है कि कौन ऊपर जाता है कौन नीचे जाता है, वक्त बताएगा। जी, हेमंत अत्री, आपका क्या अंदाजा है? एक जैसे हर्षा बता रही थी कि वो रेस में नहीं है, अब ये तो साफ है, और ये पिछले 1-2 दिनों से कई पत्रकार कह रहे हैं कि वो रेस में नहीं है अब और हो भी नहीं सकते। लेकिन ये भी एक कहा जा रहा है कि वो दिल्ली आ रहे हैं, पूरी तरह से डिस्काउंट भी नहीं किया जा सकता कि वो अध्यक्ष पद की रेस में नहीं है। तो आप क्या स्पेकुलेट कर रहे हैं इस वक्त? नहीं नगमा दी, इसमें स्पेकुलेशन की गुंजाइश ही नहीं है। जिस तरह के हालात क्रिएट हुए हैं और जिस तरीके से सोनिया गांधी की कांग्रेस प्रेसिडेंट रहते हुए अथॉरिटी इरोड की गई है, इसमें अब कोई शक नहीं कि वो अशोक गहलोत के साथ कोई भी चांस गांधी परिवार नहीं लेगा। और हालत यह है कि आज भी अभी तक सोनिया गांधी से उनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिली है।
इसीलिए हर्षा कह रही है कि वो अभी चले नहीं, क्योंकि दिल्ली से चंडीगढ़ और दिल्ली से जयपुर जाने में 40 मिनट का रास्ता लगता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन वो दिल्ली आकर करेंगे क्या? सबसे पहला सवाल था कि उनको सोनिया गांधी से ही मिलना है, और सोनिया गांधी से मिलने से पहले आज उनके जो मंत्री हैं करीबी, जो कांग्रेस हाईकमान के स्कैनर में भी हैं, जिनको शोकॉज नोटिस कल दिया गया है, वो आज भी ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देंगे। तो मतलब बड़ा साफ है कि वो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं अशोक गहलोत। वो मुख्यमंत्री पद भी चाहते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष पद भी चाहते हैं। और ये जो गहलोत का जो 45 साल का जो पॉलिटिकल कैरियर है, ये पहला अवसर है जब उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप की जो इच्छा है, जो आकांक्षा है, जो उनसे जो बातचीत हुई है, वो उन्होंने वायलेट की है। और इसकी बहुत महंगी कीमत अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद से मतलब हटा करके दौड़ से बाहर होकर गंवानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि वो इस दौड़ के कंसिडरेशन जोन में भी नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा जो शशि थरूर का भी जो ट्वीट देखा आपने, उसमें रियलिटी कम है, सरकाजम ज्यादा है। शशि थरूर को भी ये पता है कि 10 जनपद की पहली चॉइस वो नहीं है, कोई ना कोई और निश्चित तौर पे आएगा। तो वो भी एक साइकोलॉजिकल वारफेयर सरकाजम के साथ खेल रहे कि मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल की और लोग आते गए और काफिला गिरता गया। आपने कोई काफिला देखा है अभी तक शशि थरूर के साथ? ये भी नहीं पता कि उनके नॉमिनेशन पे साइन भी कौन करने वाले हैं 10 लोग। काफिला तो नहीं है, पर रशीद आप अध्यक्ष पद के लिए अब नहीं लग रहा है कि कई तरह के नाम सामने आने लगे? अब ये सब कुछ अभी कहा ही जा रहा है, कयास है, लेकिन ये भी खबर आ रही है, आप बेहतर बता पाएंगे कि दिग्विजय सिंह भी अब रेस में शायद शामिल हो रहे हैं और वो भी देर रात दिल्ली आने वाले हैं। तो शशि थरूर का जो ट्वीट है वो इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि अब कई लोग हैं जिनके नाम हैं। पहले तो हो रहा था कि अशोक गहलोत जो हैं वो अध्यक्ष बनेंगे ही, लेकिन अब अशोक गहलोत यहां आते हैं, सोनिया गांधी से वक्त मिलता है या नहीं, जैसा आपने कहा शायद वो माफी के लिए आ रहे हो, आना निर्भर करेगा कि वक्त मिला कि नहीं मिला, पर ये काफिला सा जुट रहा है अध्यक्ष पद के लिए अभी। जी नगमा, वो काफिला तो बेशक जुड़ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शशि थरूर के माहौल के हक में फिजा बन रही है। देखिए यहाँ पर कांग्रेस में बहुत सारे दावेदार हैं। जो अशोक गहलोत का मामला था उसका नगमा सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि राजस्थान का जो राजनीतिक संकट, जो सचिन पायलट और उनकी जो दावेदारी की लड़ाई चल रही थी, उसमें पूर्ण विराम लगे और कांग्रेस जो है 23 की वहां तैयारी ठीक से कर सके असेंबली चुनाव की। अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष नहीं बनते हैं या वो जो उत्तराधिकारी के जो राजस्थान के मुख्यमंत्री के उसमें अपनी जो दखल अंदाजी नहीं बंद करते हैं, वो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल कांग्रेस अध्यक्ष का पद का ना पर्चा भरेंगे और ना उनको पर्चा भरने दिया जाएगा। और उस सूरत में एक बार फिर जिसे हम कहते हैं कि ताश के पत्ते फिर से पीटे जाएंगे। और जैसा आप इशारा कर रही है उसमें दिग्विजय सिंह एक अच्छे दावेदार हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राहुल गांधी के विश्वास पात्र हैं और वो राजनीतिक समझ है। सिर्फ कई बार उनकी जबान जो है वो जरूरत से ज्यादा वो कुछ टिप्पणियां ऐसी कर देते हैं जिसको लेकर के प्रॉब्लम होती है। तो तमाम में उतार चढ़ाव का दौर है नगमा। मुश्किल है हमें किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाना, लेकिन कांग्रेस हाईकमांड का रुतबा बढ़ा रहे, ये एक अंडरलाइनिंग फैक्टर है। उसके ऊपर कोई, मुझे लगता है कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि अशोक गहलोत जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी रहे और अध्यक्ष भी बने या उनके पसंद का उत्तराधिकारी हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। पर ये लग रहा है कि वो अध्यक्ष पद को सैक्रिफाइस करने को तैयार है, मुख्यमंत्री पद वो नहीं छोड़ने वाले हैं किसी भी हाल में। और आपको लग रहा है कि जी रशीद, उन्हें बताना पड़ेगा कि क्यों, आखिर उनका हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। उनसे देखिए कई बार मीटिंग हुई, 23 अगस्त को मीटिंग हुई, राहुल गांधी के पास वो कोची गए, उनको सब पता था। एकदम से क्या हो गया? क्या एमएलएस का, अच्छा वो अगर कहते हैं कि एमएलएस पे उनका कंट्रोल नहीं है तो भी उनको मुख्यमंत्री रहने का हक नहीं है, और एमएलएस पे कंट्रोल था और इतना बड़ा वहां पर उन्होंने तूफान मचा दिया। तो दोनों तरीके से देखिए कांग्रेस अध्यक्ष की बड़ी गरिमा होती है। मैं बार बार कहता हूँ 137 साल में सिर्फ 88 लोगों को, कांग्रेस के जो लोग हैं उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बने। जी। तो हेमंत तत्री, ऐसे में आपको लग रहा है कि माफी मिलेगी आलाकमान की तरफ से इनको, अशोक गहलोत को, और वो जो विश्वसनीय या विश्वास के पात्र बने हुए थे, लॉयलिस्ट थे, सबसे बड़ी उनकी यूएसपी यही थी कि वो गांधी परिवार के करीब हैं, सोनिया गांधी उनको बहुत ट्रस्ट करती हैं, उसमें आपको क्या लगता है ये विश्वास उन्होंने खोया है, ये उन्हें माफी मिलेगी? नगमा जी, अभी कांग्रेस हाईकमान ने इस पूरा जो इशू था राजस्थान वाला, फॉर द टाइम बिंग 2-4 दिन के लिए इसको बैक बर्नर पे रख दिया है। पहले उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कल अध्यक्ष के नॉमिनेशन का लास्ट डे, उससे पहले वो सारी जो कवायद चल रही है, अशोक गहलोत अब बिल्कुल रूल्ड आउट है इसमें अध्यक्ष पद के लिए, इसमें कोई शक नहीं है किसी को। अब जो कवायद चल रही है वो दूसरे कैंडिडेट को लेकर के चल रही है, उसमें बहुत सारे नाम हैं, उसमें कोई माने ना माने, उसमें पवन बंसल भी एक नाम है, उसमें शिंदे भी नाम है, उसमें अंबिका सोनी भी नाम है, उसमें जो आपने दिग्विजय सिंह का नाम लिया वो भी है, और तमाम लोग हैं।
लेकिन अब सवाल जो ये है कि अब अगर आप देखेंगे अशोक गहलोत ने खुद कल से कोई शब्द नहीं बोला है, इसी तरीके से सचिन पायलट भी साइलेंस किए हुए हैं। हाईकमान में अजय माकन की भी उसके बाद कोई टिप्पणी नहीं आई है। फिलहाल के लिए राजस्थान का इशू 2-4 कल शाम तक के लिए कम से कम, जब तक नॉमिनेशन दूसरा नहीं हो जाता है जो हाईकमान की पसंद का है, उसके बाद की ये सारी स्थितियां हैं, माफी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, या ऑपरेशन राजस्थान कब होगा नहीं होगा, वो बाद की स्थितियां। आज की तारीख में सोनिया गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किसी ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए दौड़ में सामने लाया जाए, राजी किया जाए। कल उन्होंने कमलनाथ को भी बुलाया था, कमलनाथ ने आउटराइटली मना कर दिया कि मैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति करना चाहता हूं जी। तो अब उस तरह के संकट और ज्यादा बढ़े हुए हैं। सोनिया जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उनका भरोसे का आदमी कौन, और उसको कल तक उनको फाइनलाइज करना है। राजस्थान का इशू 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन वेट कर सकता है, इस पर बाद में विचार किया जा सकता है। फिलहाल जो सारी कवायद है वो सारी नए अध्यक्ष पद के दावेदार को लेकर। जी, और ऋषिद, इस बीच में एक और सवाल कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में चुनाव होने हैं, जैसा मेरी सहयोगी हर्षा बता रही थी अभी कि यहाँ जो खाई है वो और गहरी हो गई है और ये राजस्थान कांग्रेस पे बहुत असर डालेगी और चुनाव में एक और राज्य जहां पर कांग्रेस की स्थिति और खराब हो सकती है, जो हुआ अभी। बिल्कुल, देखिए नगमा, एक ऐसी मैंने रायपुर में बात हो रही थी तो वहां एक स्लोगन ऐसी वहां लोगों ने शुरू कर दिया कि कांग्रेस का एक ही गढ़ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। मतलब कांग्रेस जो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी उसका बिल्कुल अब 1-2 राज्यों में ही राजनीतिक रूप से अस्तित्व रह गया। उस स्थिति में भी कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो जो नवंबर-दिसंबर 23 में वहां चुनाव होंगे वहां कांग्रेस जीते। अशोक गहलोत का जो इतिहास निकाला गया है कि मतलब जब भी वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जब चुनाव हुए तो कांग्रेस हारी, और एक हर राज्य का एक आकलन होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ नगमा कि कांग्रेस में पहले भी दिग्विजय सिंह थे और दूसरे मुकुल वासनिक के जो भी दावेदार करके वो थे, लेकिन अशोक गहलोत को इसलिए चुना गया था और तमाम लोग वफादार भी हैं, सिर्फ इसलिए चुना गया था कि वहां राजस्थान के संकट का एक हल निकल रहा, और जब वो संकट के हल में वो खुद ही वो एक अड़चन बन गए तो मुझे नहीं लगता कि नगमा की वो ऐसा हो सकता है कि वो अपने अध्यक्ष पद की दावेदारी छोड़ दें और राजस्थान में सब फिर से मतलब जिसे कहते हैं बैक टू नॉर्मल हो जाए। ऐसा होना मुश्किल है, मुमकिन है। उनको बार बार चुनौती दी जाएगी और जो कांग्रेस हाईकमांड का मेरा ख्याल से एक उनके लिए एक मिशन होगा कि किसी न किसी तरह 2023 चुनाव से पहले अशोक गहलोत को वो राजनीतिक तौर से नीचा दिखाए। जी, और इस बीच ये सवाल बना हुआ है कि अशोक गहलोत दिल्ली आएंगे तो कब आएंगे और क्या उन्हें सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मिला भी है या नहीं, क्योंकि अभी तक जयपुर से उन्होंने उड़ान भरी नहीं है। 45 मिनट का वक्त है, वक्त मिलते ही वो फौरन जरूर आएंगे, पर खबरें चल रही हैं कि वो दिल्ली पहुंचेंगे। खबरें ये भी हैं कि दिग्विजय सिंह भी दिल्ली आएंगे। बहुत धन्यवाद आपका ऋषिद और अत्री साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर लगातार चर्चा जारी है और तमाम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिर होगा क्या। इस बीच में संकट जो है वो काफी गहराया हुआ है और उलझा हुआ है पूरा मामला, राजस्थान का हो या कांग्रेस अध्यक्ष पद की बात हो। एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में, उसके बाद कुछ महीने और गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त अनाज, सरकार का तोहफा है या ये भी है रेवड़ी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जारी रखने का फैसला लिया गया है। दिसंबर 2022 तक गरीबों को मुफ्त राशन जारी रहेगा, यानी कि 3 महीने का इसे एक्सटेंशन दिया गया है। बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं और इसे देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। कोरोना के दौर में उपजे संकट की वजह से साल 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत राशन रेखा के अंदर आने वाले लोगों को 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति मुहैया कराया जाता है। बाद में इस स्कीम में उन गरीब परिवारों को भी जोड़ा गया जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। इसके अलावा 4% महंगाई भत्ता को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ ही रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास योजना को भी हरी झंडी दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है, उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है और इसमें अगले 3 महीने में लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मिलेगा, जिस पर लगभग 44,762 करोड़ रुपया खर्च आएगा। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से देय
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा और 8 महीने के लिए, जो अभी हम जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक देखें तो 8,568 करोड़ रुपए का बोझ वित्तीय वर्ष 2022-23 में पड़ेगा। और एक ब्रेक के बाद प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया पीएफआई। पीएफआई देगा इस फैसले को चुनौती। गृह मंत्री जी ने निर्णय लिया है, पूरे प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने सराहना की है। मैं हमेशा यूएपीए को अपोज किया हूं और उसको अपोज करता रहूंगा। देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा कोई भी होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है, उसको अपोज करने की जरूरत है। ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। पीएफआई राष्ट्रद्रोही, संविधान विरोधी, मानवता विरोधी, हिंसा का संगठन है। ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन है, नेशनल इंटरेस्ट में है। गल्फ कंट्री से जिस पद्धति से इस संस्था को टेरर फंडिंग हो रहा था, हिंदुस्तान ने देशद्रोही साबित किया, नहीं चलेगी। इस नए भारत के मुल्क में किसी भी देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा कतई नहीं मिल सकता। खतरनाक नहीं होता तो बैन थोड़े न करना पड़ता। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पर हुई रेड के बाद आज सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। कल और उससे कुछ दिन पहले भी एनआईए और कई राज्यों की पुलिस ने पीएफआई के ठिकानों पर छापामारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की और अब गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई यूएपीए के तहत हुई है। आरोप यह है कि पीएफआई युवाओं को कट्टर बनाने की कोशिश करता है, विदेशों से फंड लेकर देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल होता है। यूपी, कर्नाटक और गुजरात सरकार ने इन पर बैन की सिफारिश की थी। सिमी, जेएमबी और आईसिस से इनके तार जुड़ने का अंदेशा है। पीएफआई को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। ये एनआईए के द्वारा जांच हो रही थी और जिस तरह से एविडेंस मिलेंगे, ये मैंने कल भी कहा, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी जैसी सूचनाएं मिलेंगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। खतरनाक नहीं होता तो बैन थोड़े न करना पड़ता। बैन किया गया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का उनका प्रमाण होगा, जो आने वाले समय में एनआईए स्वयं आप लोगों से साझा करेगी। लेकिन पीएफआई पर लगी पाबंदी को लेकर लालू यादव ने कहा है कि पीएफआई के साथ साथ आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं, इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए। तो लालू का कहना है कि अगर पीएफआई पे बैन लगता है तो इस तरह के और संगठनों पर भी बैन लगना चाहिए, जैसे कि आरएसएस। वृंदा करात का कहना है कि प्रतिबंध जो है वो समस्या का हल नहीं है। ये संगठन ऐसे संगठन हैं जिनके बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट विचार हैं और उनके एक्टिविटीज़ भी बहुत वायलेंट है और जो उनकी समझ में उनके विरोध है, उनके ऊपर अटैक भी किए, जैसे सीपीएम के ऊपर पता नहीं कितने बार अटैक उन्होंने किया। तो उनके विचार, इनके काम, निश्चित रूप पर उसका विरोध करना और जो हम कर रहे हैं वो बहुत सख्त ज़रूरी है। लेकिन पाबंदी लगाना यूएपीए के आधार पर इसका कोई हल नहीं निकलेगा।
सख्त तरीके से पीएफआई की जहां जहां उनकी गलत गतिविधियां है उन पर बिल्कुल बहुत सख्त तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। Ban on PFI, although it should have been done earlier by the central government, has come in today. So we welcome this step taken by the central government. But the question still remains that why did it take so long for the government to get to the bottom of the source of funding or with respect to the PFI itself? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के अग्निवीर की परीक्षा के लिए हजारों लड़के मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं प्रिंस। दौड़ और मेडिकल पास करके गन्ना मजदूर के बेटे प्रिंस सड़क के किनारे रहकर इस परीक्षा को उन्होंने पूरा किया है। यहाँ पे जगह जगह पार्क, सड़क के किनारे तमाम युवा बैठे मिल जाएंगे। सुनिए प्रिंस के संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। मुजफ्फरनगर में तकरीबन 13 जिलों के जो लड़के हैं वो अग्निवीर की परीक्षा देने के लिए इस स्टेडियम में आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि शहर के अलग अलग जगहों पर पार्क में, सड़क के किनारे लोग लेटे और बैठे हैं। हालांकि व्यवस्थाएं यहाँ एक जगह पर की गई हैं, लेकिन चूंकि लड़के बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हजारों की तादाद में जो लड़के हैं वो अग्निवीर की परीक्षा देने के लिए आते हैं, तो ऐसे ही आपको पार्क में, सड़कों के किनारे, तमाम सारे जगहों पर आपको यहाँ पर बच्चे बैठे हुए मिल जाएंगे। चूंकि ये गरीब घरों से बच्चे आते हैं, किसान मजदूर के बच्चे रहते हैं, तो इसी के वजह से ये तमाम संघर्ष से जूझते हुए अग्निवीर की यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। अभी तक हमने आपको दिखाया कि जो लोग परीक्षा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं उनसे बातचीत सुनवाई, जो लोग किसी कारण से असफल हो गए उनसे बातचीत सुनवाई। अब हम आपकी बातचीत करवाते हैं जो लोग सफल हुए हैं इस अग्निवीर की परीक्षा में। पिताजी आपके क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं गाँव में। गांव में मजदूरी करते हैं? गन्ना छीलते हैं, गन्ना सीजन आता है। गन्ना छीलते हैं, अच्छा। और प्रिंस यहाँ 25 तारीख से किससे आए, क्या क्या संघर्ष किया? तुमने कह रहे थे सड़क के किनारे यहाँ पर लेटे थे तुम। जी सर, हम गाड़ी में आए थे, हमारे गांव के लड़के थे 12-13, ठीक है। हाँ। तो और किसी का तो सिलेक्शन हुआ नहीं, मेरा हुआ। तो भाई जो सामान लाए थे ना सारा गाड़ी में रखा था, तो वे चले गए। तो कुछ बचा नहीं, सोने के लायक, बिछाने के लायक। तो फिर उन्होंने रात के 9 बजे छोड़ा था, जिस दिन भर्ती मारी थी। बोल रहे थे अगले दिन को सुबह 4 बजे मेडिकल है। तो मैंने सोचा 4-5 घंटे की बात है, यहीं बैठ लेता हूँ, कुछ है नहीं। तो एक पन्नी थी मेरे पास, उसको बिठा कर वहीं बैठ गया सड़क पे। 5-6 घंटे बस काटे, फिर सुबह को 4 बजे वहाँ धोकर मेडिकल देना चला गया। मेडिकल भी एकदम क्वालिफाई एकदम। अच्छा, क्वालिफाई कर लिया? यस सर। तो ये कब से तुम तैयारी कर रहे थे? लगभग 1-1.5 साल हो गया था पूरा। जब कोरोना आया तो पापा ने बोला नहीं कि भाई वो खुद मजदूरी करते हैं बेचारे, आर्थिक तंगी से जूझ रहे होंगे? आर्थिक तंगी से। तुमको बोला नहीं कि भाई तुम अब इसके अलावा कुछ और करो? बोल रहे थे कंपनी में काम करने चला जा। हमारे यहाँ के लड़के सभी जा रहे हैं ना कंपनी में, बाहर फैक्ट्री में काम करना 10,000 रुपए में। मैंने बोला कि नहीं, जाना तो इंडियन आर्मी में है, क्योंकि ड्रीम है बचपन से देश के लिए सेवा करने का। अच्छा। हाँ, कि वो कोई और नौकरी करनी नहीं जब तक है, जब तक इंडियन आर्मी की तैयारी करेंगे। अब आप सोचिए कि ये देश की सेवा के लिए जाड़ा, गर्मी, बरसात में दौड़ते हैं 10-10 किलोमीटर, और इस तरीके से पार्क में, सड़क के किनारे सोते हैं कि किसी भी तरीके से इंडियन आर्मी की जो यूनिफॉर्म है वो इनको मिल जाए और देश की सेवा कर सके। तो ऐसे ही संघर्ष करके ये अग्निवीर की परीक्षा देने के लिए आते हैं। तो ये हमने आपको दिखाई अग्निवीर परीक्षा देने के लिए मुजफ्फरनगर में प्रिंस, सतेंद्र, लोकेंद्र जैसे तमाम किसान मजदूर के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हैं। ये देखिए पेड़ की छांव के नीचे ये दरा बिछा हुआ है और यहीं पर लोग आराम कर रहे हैं। खाने के नाम पे पूड़ी और सब्जी है और आज शाम को ये लोग स्टेडियम में एंट्री करेंगे और कल सुबह इनकी दौड़ होगी। 1600 मीटर की दौड़ 4.5 मिनट में पूरी करनी है। मुजफ्फरनगर से दिलशाद और संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।